हेलो नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो और मजे से अपनी स्टडी करो। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन और क्लासेज में। दोस्तों, मैथ अपना अलग पोर्शन चल रहा है, 10th साइंस का अपन चला रखे हैं। साइंस में अपन ने 3 क्लासें पढ़ ली है, जिसमें अपन ने आवेश धारा, विद्युत परिपथ, विभव विभवांतर, ओम का नियम, ये कुछ पढ़ा है। आज अपन इसकी जो क्लास है दोस्तों, वो आगे की क्लास अपन पढ़ना चाहेंगे। 2 क्लासें अपन ने कंप्लीट कर ली है, तीसरा भाग आज अपन पढ़ने वाले हैं। और तीसरे जो भाग है या तीसरी जो क्लास है अपनी, इसमें अपन एक ऐसा पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अपन को न्यूमेरिकल करना है तो वो आना चाहिए। तो दोस्तों, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका जिक्र अपन ने पिछली क्लास में भी किया था, जब ओम का नियम अपन ने पढ़ा। ओम का नियम अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। तो वहां से ही एक कांस्टेंट निकल के आया था, जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी, उसमें अपन यही डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, कौन प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन साइंस क्लास 10th, भाग इसका कौन सा है दोस्तों? 3rd है। और चैप्टर अपना कौन सा है दोस्तों? ये 12वां है। चलो, बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे अपन आज प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? दोस्तों, बहुत जल्द 9th का भी स्टार्ट करेंगे। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। होता क्या है प्रतिरोध? चालक तार है, देखो अलग तरीके से बताऊंगा मैं। एक चालक तार है, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम ने क्या किया था? ओम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आदर्श चालक लिया था। आदर्श चालक का मतलब जिसमें प्रतिरोध नगण्य हो। तो जब प्रतिरोध नगण्य होता है, मैं बताऊंगा भी होता क्या है, तो धारा कंप्लीटली प्रवाहित होती है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। अगर वो तार आदर्श ना होता, चालक आदर्श ना होता, तो धारा के मार्ग में रुकावट आती, धारा प्रवाहित होने में समय लगता, चालक गर्म हो जाता, ऊष्मा की हानि होती। तो धारा को रोकने वाला कुछ ना कुछ उसमें कारक है, एक फैक्टर है जो धारा को प्रवाहित होने से रोक रहा है। उस फैक्टर को ही, उस कारक को ही प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी मैं साइंटिफिक तरीके से परिभाषा बोलता हूं कि धारा के मार्ग में आने वाला अवरोध, कि धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो क्या अपना प्रतिरोध हो जाएगा? धारा के मार्ग में आने वाला अवरोध, या फिर अपन बोल सकते हैं रुकावट। अवरोध या फिर रुकावट, उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आई होगी। अब इसका सिस्टम अपन ने पिछली क्लास में थोड़ा सा जाना था कि इसका जो निरूपण होता है दोस्तों, वो होता है आर से, आर फॉर रेजिस्टेंस। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है? आर बराबर वी अपॉन आई। ये ओम के नियम से निकल के आया है, वी बराबर आर आई, तो आर बराबर वी अपॉन आई। इसका जो मात्रक होगा दोस्तों, वो होता है, विभव का होता है वोल्ट बटा धारा का होता है एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। या फिर अपन वोल्ट को लिखते हैं जूल बटा कुलाम, जूल बटा कुलाम, ठीक है, इनटू एम्पियर। या फिर अपन जूल अपना ऐसे कैसे है, कुलाम अपना ऐसे कैसे है,
धारा को अपन क्या लिखते हैं, Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर, तो कूलाम बटा सेकंड लिखते हैं ना। अर्थात ये कूलाम कूलाम से गुणा हो जाएगा सेकंड ऊपर, तो जूल इनटू सेकंड बटा कूलाम स्क्वायर। अब दोस्तों यदि ये आपको याद नहीं रहता है इतने बड़े बड़े मात्रक, तो एक छोटा सा मात्रक मैं और बता देता हूं आपको। इसका छोटा मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसका साइन होता है कुछ ऐसा, कैप की जैसे। और प्रतिरोध को अपन निरूपित करते हैं परिपथ में इस टाइप से। ऐसे अगर तार जिगजैग शेप में है तो वो प्रतिरोध है, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं प्रतिरोध समझ में आया होगा कि होता क्या है, धारा के मार्ग में आने वाला अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। निरूपण आर से होता है, सूत्र आर बराबर वी अपॉन आई होता है। मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर या जूल बटा एम्पियर, कूलाम इंटू एम्पियर, या जूल बटा कूलाम इंटू वो जूल इंटू सेकंड बटा कूलाम स्क्वायर, या फिर ओम। चलो आगे चलते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो चालकों का प्रतिरोध होता है वो किस किस बातों पर निर्भर होता है। तो प्रतिरोध पर अपन कुछ विशेष पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है, ये अपन देखना चाहेंगे। तो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। बहुत ही सिंपल भाषा में आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि जब अपने पास इतना सा तार है, समझना, तो धारा जारी यहां से यहां तक, इसमें कुछ प्रतिरोध है। अगर तार इतना बड़ा हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा, तार बढ़ रहा है तो। अगर तार इतना बड़ा हो जाएगा तो प्रतिरोध और बढ़ेगा। समझ में क्या आ रहा है दोस्तों, कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ रहा है। अर्थात प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक या प्रतिरोध की निर्भरता इसको बोल सकते हैं। और पहला जो फैक्टर था, पहली जो बात सामने आई वो क्या है, पहली जो बात अपने सामने आई है वो ये है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती, यानी कि एक चीज को बढ़ा रहे दूसरी बढ़ रही है, समानुपाती होता है। अर्थात आर समानुपाती एल। पहली बात अपन ने पढ़ ली, आर समानुपाती एल। दूसरी बात समझो दोस्तों, जो तार होता है उसका यहाँ का जो सिरा होता है, स्टार्टिंग का जो हिस्सा होता है, भाग होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। चालकों में या तारों में क्या होता है, जब अपन इस तार की मोटाई को कम करते हैं तो क्षेत्रफल भी कम हो रहा है। क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध बढ़ता है। क्षेत्रफल घट रहा है लेकिन प्रतिरोध बढ़ रहा है। और यदि तार की मोटाई अपन बढ़ाते हैं, तार को मोटा जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध घटता है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध घटता है, उसको क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि उसके व्युत्क्रम हो रहा है। क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध घट रहा है, लेकिन जब क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। अर्थात दूसरी बात क्या है, प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए। दूसरी बात हो गई क्या, दो बातें अपन ने जानी है। तीसरी बात अपन जानना चाह रहे हैं कि जो प्रतिरोध होता है, अगर अपन तार को गर्म करेंगे, चालक का यदि ताप बढ़ाएंगे
तो प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों। यदि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटता है। अब वो क्यों बढ़ता है उसका भी एक रीजन है कि प्रत्येक जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उनके मध्य होने वाली टक्कर अधिक हो जाती है, गति बढ़ जाती है उनकी, और उस टक्कर के फलस्वरूप वो आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टूटकर 2 के 4 हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात चालक में ऋणावेश बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इस वजह से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऋणावेश बढ़ने के कारण चालक का क्या बढ़ जाता है, प्रतिरोध। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, सीधी सी बात है। अब अपन इन दोनों को यदि सोल्व करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को, तो समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L बटा में क्या आ जाएगा, A। भाई R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, A। तो इस समानुपाती का चिन्ह यदि हटता है, इसको यदि हटाते हैं तो R यहां पे लगता है बराबर और एक नियतांक लग जाता है रो, L/A। ये जो रो है इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहते हैं दोस्तों। या तो अपन इसको प्रतिरोधकता कहते हैं या इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये। तो इन दोनों समीकरणों से ये निकल के आए, तो अपन इसकी भी बात कर लेते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध तो अपन को समझ में आ गया कि पूरे तार की बात हो रही है, पूरे तार में जितना भी रुकावट आएगी वही प्रतिरोध है, पूरे तार के लिए वैल्यू होती है। और जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों, वो पूरे तार के लिए गणना न करके अपन बात करते हैं एकांक की। यानी कि 100 मीटर का तार है, उसमें कुछ प्रतिरोध है। अब उस 100 मीटर के तार में अपन 1 मीटर का भाग काटेंगे। अब उस 1 मीटर भाग में जितना भी प्रतिरोध होगा उस 1 मीटर तार में और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना भी प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। पूरे तार की गणना न करके, पूरे चालक की गणना न करके एकांक की गणना जब की जाती है और एकांक वैल्यू में, एकांक मान में जितना प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अपन कहते हैं दोस्तों। तो उसका भी अपन अभी सॉल्यूशन कर देते हैं कि प्रतिरोधकता होती क्या है वास्तव में। कारक आपको समझ में आ गए। अब अपन प्रतिरोधकता की ओर बढ़ते हैं। देखो, तो प्रतिरोधकता की बात करते हैं कि एकांक लंबाई, या अपन इसको थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे कि एकांक लंबाई व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक में उपस्थित प्रतिरोध ही क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर तो लंबाई और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दोनों की वैल्यू 1-1 कर देंगे तो जितना भी रेजिस्टेंस बचेगा, जितना भी प्रतिरोध उसमें बचेगा, वही दोस्तों क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता होती है। क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। तो उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। देखो सूत्र क्या था अपने पास, यहां से लिखते हैं अपन R बराबर रो L/A। अपन को रो की वैल्यू निकालनी, ए को गुणा पे चाहिए, इसको बटा में, तो RA/L बराबर रो। तो रो बराबर क्या हो गया, RA/L। इस ए का मान कर दो 1 मीटर स्क्वायर और एल का मान कर दो 1 मीटर, तो क्या बचेगा, रो बराबर R गुणा 1/1। तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R। अर्थात यहां पे लिख देता हूं, अर्थात 1 वर्ग मीटर
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व 1 मीटर लंबाई वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया क्या? या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि होता क्या है कि 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबाई वाले चालक तार में जितना भी प्रतिरोध होगा वही उसकी क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिरोधकता कहलाती है। उसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में, इस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? इसमें अपन ने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी और प्रतिरोधकता पढ़ी। अब अपन इसी में 2 चीज और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास अपनी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी क्लास अच्छी होती है, 40 मिनट तक हो जाए। इसी में अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। देखो, प्रतिरोधों का संयोजन भी अपन इसी में पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल है वो अपन एक साथ कर लेंगे, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। संयोजन यानी होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए कम से कम जरूरत होती है दोस्तों 2 की। जोड़ने के लिए कम से कम जरूरत कितने की होती है? 2 की। तो सीधी सी परिभाषा अपने बनती है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो यहां पे लिख देते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, और परिभाषा में यहीं पे लिख देता हूं 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन। अब दोस्तों 2 प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध ये, दूसरा ये ए से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर एक प्रतिरोध ये, एक इसके नीचे ए से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ऊपर नीचे। तो संयोजन तो 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं, अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। एक को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं और एक को अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज और समांतर में अंतर क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, दोनों अपन पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट, इसका जो प्रकार है वो 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट जो इसका प्रकार है वो कौन सा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो दोस्तों, सीरीज का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा, एक ही लाइन में। तो माना ये एक प्रतिरोध है अपना, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा, ऐसे 3 प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध तो लगा दिए अपन ने, तो इनमें धारा भी अपन को प्रवाहित करनी पड़ेगी। भाई रेजिस्टेंस अपन ने लगा दिए, 3 तार लगा दिए, अब इनमें धारा भी तो प्रवाहित करेंगे। तो इनसे अपन क्या लगाएंगे? एक बैटरी भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगी हुई है कि बैटरी ऐसे लगी हुई है, प्लस और माइनस, अर्थात इधर से धारा जा रही है और इधर से आ रही है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। यहां से धारा I निकल के जा रही है, तो इसमें जो जाएगी वही आगे आएगी और वही इसमें भी आएगी, अर्थात इसमें I धारा है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो ये I यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पे विभव अलग अलग होगा।
कैसे अलग अलग होगा, इसका भी रीजन है। यहां से अपन आवेश को लेके गए पहले इस रेजिस्टेंस में, तो इस रेजिस्टेंस के लिए दूरी कम है, आवेश को ले जाने में दूरी कम आ रही है ना, तो दूरी कम है तो कार्य भी कम है, और आवेश के ऊपर कार्य विभव कहलाता है, तो विभव भी कम ही होगा। अगर आवेश को अपन यहां से यहां पे लेके जाते तो दूरी ज्यादा हो जाती है, क्या दूरी ज्यादा हो जाती है तो विभव भी ज्यादा होगा, क्योंकि कार्य ही ज्यादा करना पड़ता। और यहां से यदि यहां पे लेके जाएंगे तो दूरी और ज्यादा हो गई, कार्य और ज्यादा हो गया, तो विभव और ज्यादा हो गया। अर्थात विभव तीनों का समान नहीं है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है। तो ये जो V1 V2 V3 विभव है, ये निकल कहां से रहा है, निकल तो यहीं से रहा है ना, V में से। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले परिभाषा अपन को आनी चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होती है गुरुजी। तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा ये होती है, मेरे रसगुल्लों, मेरे मुन्नों, मेरे नुन्नों, कि नन्हे मुन्ने दोस्तों, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान हो। धारा का मान क्या है, समान, परंतु उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान हो एवं उत्पन्न विभव या विभवांतर भिन्न भिन्न हो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहां से दोस्तों अपन ये लगाएं कि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपन को इन V, V2, V3 इनका मान निकालना है, तो V नो दैट ओम के नियम से अपने पास क्या आया था, V बराबर IR आया था, नहीं आया था, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार V2 बराबर IR2, क्योंकि I का मान तो वही है लेकिन R2 हो जाएगा, वो V1 बराबर, पहले V1 निकालेंगे, IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये समीकरण नंबर अपना हो जाएगा 3। एक में अपन 2 और 3 का मान रख सकते हैं, तो इस V की जगह तो रख देंगे IR और V1 की जगह रख देंगे IR1, IR2, IR3। IR ऐसे कैसे, इसमें से कॉमन I आ रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, कौन बचा R, इधर कौन बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। यदि अपने पास 3 प्रतिरोध है और तीनों का मान अलग अलग है और अपन को आंसर निकालना है, तो तीनों को जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। यदि 3 से ज्यादा प्रतिरोध हो तो यहां पे अपन लिख देते हैं, यदि n प्रतिरोध हो तो क्या हो जाएगा, RS, यहां पे S लगा देंगे क्योंकि सीरीज S, RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अपट्रसोन RN, n प्रतिरोध हो गए। यदि सभी प्रतिरोध एक ही मान के हो तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सारे एक मान के हो तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, यदि समान मान के प्रतिरोध हो तो क्या हो जाएगा, RS बराबर R प्लस R प्लस अपट्रसोन R, n तक है, तो RS बराबर R तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपट्रसोन 1, यानी कितनी बार है, n बार, तो RS बराबर R गुणा n, तो RS बराबर क्या लिख सकते हैं, NR, यानी कि n का मान जो भी होगा कि 2 प्रतिरोध है, 3 है, 10 है, 50 है, 100 है, उस संख्या को एक प्रतिरोध के मान से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जब सारे ही प्रतिरोध क्या होंगे, एक ही मान के अपने होंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे बादाम काजू किशमिश जो भी हो, समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों 10th क्लास के लिए मैं बहुत ही प्यारे तरीके से एफर्ट लगाता हूं, शेयर करना ना भूलें, अपने छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप शेयर तो करो एक बार। देखो आग मैंने लगा दी है, लग गई आग, लग रही है ना, दिख रही है आग लग रही है, इसको फैलाओ। फैलाते कैसे हैं, घी डालकर, तेल डालकर,
अब वो कैसे डालोगे आप? तो भैया फोन उठाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, आग लगेगी खतरनाक तमाम दोस्तों के साथ, तमाम रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि हर किसी फैमिली में कोई ना कोई बच्चा 10th 9th 11th 12th में है। तो शेयर करो मेरे प्यारे मुन्नो, शेयर करो, यही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ आपसे, दबा के फैला दो। चलो आगे चलते हैं। आपको श्रेणी क्रम बहुत ही तगड़े तरीके से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। समांतर क्रम की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखो, ऑटोमेटिक आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा मेरे जिगरी यारो, मेरे चांद के टुकड़ों। सेकंड पोर्शन, समांतर क्रम संयोजन, जिसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम लगा लेते हैं। समान अंतर, समान अंतर, समांतर एक, उसके बाद दूसरा समान अंतर पे तीसरा, वही अंतर बिल्कुल एकदम। तो ये एक प्रतिरोध था, इसके जस्ट नीचे दूसरा प्रतिरोध था, और इसके जस्ट नीचे तीसरा प्रतिरोध था। इनके बीच में अंतर क्या है? समान। तो इनमें धारा प्रवाहित भी करनी है अपन को, तो भैया बैटरी की भी जरूरत अपन को पड़ने वाली है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इनके यहाँ पे अपन एक बैटरी भी लगा देंगे मेरे मुन्नो, प्लस और माइनस V वोल्ट की। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चलो आगे चलते हैं। यहां से धारा निकल के गई I। अब यहां तक तो गई, लेकिन अब 3 रास्ते दिख रहे हैं धारा को। अब ये तो है ही नहीं भाई 10 एम्पियर आ रही है, तो इसमें भी 10 चली जाएगी, इसमें भी 10 चली जाएगी, इसमें भी 10, आधी आधी होगी ना, बराबर होगी। तो माना इसमें जो धारा गई, इसमें जो धारा गई और इसमें जो धारा आई, वो इसमें तो I1 आ गई, इसमें I2 आ गई और इसमें I3 आ गई। तो धारा का मान अलग अलग हो गया। तो आंख मीचो और तुक्का लगाओ कि जब धारा अलग तो विभव समान। उसमें धारा समान थी तो विभव अलग, इसमें धारा अलग तो विभव समान। इसका विभव V, इसका V और इसका V। अब ये समान कैसे हुआ ये भी समझ लो। यहां से आवेश निकल के गया इसमें, यहां से आवेश निकल गया इसमें, यहां से आवेश निकल गया इसमें। दूरी तीनों जगह समान आ रही है क्या? दूरी समान है तो कार्य भी समान है, कार्य समान है तो विभव भी भारत माता की जय समान होगा। चलो यहां से ये जो धारा है I1, I2, I3 निकल के आएगी तो वापिस से I बन जाएगी क्या? चलो इसकी परिभाषा सुनते हैं अपन, साइंटिफिक उसकी भी सुनी थी अपन ने। तो भैया चांद के टुकड़ों और गोरे गोरे मुखड़ों, परिभाषा सुनो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग हो एवं उत्पन्न विभवांतर समान हो। धारा का मान अलग अलग हो, उत्पन्न विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। चलो बात करते हैं आगे। ये जो I1, I2, I3 इस I में से निकली, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भैया I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है, तो बात तो अपन जानते हैं, वी नोट दैट। क्या जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R, समीकरण नंबर 2। तो इसी प्रकार I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा? V/R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा? V/R3। दिख रहा है क्या लास्ट तक? इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, I3 बराबर V/R3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब दिख रहा होगा? चलो दिख रहा है, उम्मीद। यहां से भैया I और I1, I2, I3 की वैल्यू फर्स्ट में चिपका दो। V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन आ रहा है क्या? ले लो। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये V से V कट गया। 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल, RP।
ये अपना आंसर आ जाएगा 3 प्रतिरोधों के लिए। कितने प्रतिरोधों के लिए? 3 प्रतिरोधों के लिए दोस्तों ये आंसर आ गया अपना। चलो बात करते हैं, यदि n प्रतिरोध हो तो, यदि ज्यादा हो तो n प्रतिरोध हो तो क्या हो जाएगा? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अपट्रसोन 1/Rn। n प्रतिरोधों के लिए आ गया। यदि सारे ही प्रतिरोध एक ही मान के हो तो यहां पे सोल्व करेंगे। यदि समान मान के प्रतिरोध हो तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अपट्रसोन 1/R। 1/R कॉमन ले लेते हैं तो 1/Rp बराबर क्या आ जाएगा? 1/R कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अपट्रसोन 1 यानी कि n बार है, तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा? 1/R गुणा n अर्थात n/R। आ जाएगा क्या आंसर? समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया ना मेरे धमाकेदार? तो अपन ने बहुत ही खतरनाक तरीके से चीज पढ़ी है आज की। बहुत ही प्यारा टॉपिक था, एक ही वीडियो में हमने समेट दिया है। प्रतिरोध एक साथ पूरा आ जाएगा, कभी भी उठा के देख लेना, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। प्रतिरोध पूरा एक वीडियो में आ गया। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध पर विशेष, प्रतिरोधों का संयोजन। क्वेश्चन है लास्ट में करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने दो, बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ, बढ़ते रहो चैनल के साथ, पढ़ते रहो चैनल के साथ, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो दोस्तों।